हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम पढ़ने वाले हैं एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक सॉल्युबिलिटी को। आज हम जो पढ़ने वाले हैं वो है हमारा सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड, सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड एंड उसका ही एक सब टॉपिक हेनरीज लॉ, जो हमारे लिए वेरी मोस्ट आईएमपी टॉपिक है नीट जेई के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। साथ ही में ये बोर्ड के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो लास्ट वीडियो लेक्चर्स में हमने कंसंट्रेशन टर्म्स को पूरा का पूरा खत्म कर रखा है और कंसंट्रेशन टर्म्स के साथ रिलेशन भी हमने डिस्कस कर रखे हैं, वो भी डेरिवेशन के साथ। तो आज का वीडियो लेक्चर में सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं सॉल्युबिलिटी से। चलिए, सॉल्युबिलिटी होता क्या है? तो देखिए, सॉल्युबिलिटी जो है वो है मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट dissolved in solution of particular amount at certain temperature। तो ये क्या है? तो ये मैक्सिमम अमाउंट है, किसी भी सॉल्यूट का मैक्सिमम अमाउंट है पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ सोल्यूशन के अंदर एक कांस्टेंट टेम्परेचर के ऊपर। तो चलिए समझते हैं होता क्या है। तो देखिए, तो मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट के अंदर आप किसी भी, मान लीजिए कि ये मेरे पास एक पानी का ग्लास, ये हमारे पास एक पानी का ग्लास है। इस पानी के ग्लास में मैंने यहाँ तक पानी भर रखा है। अब इसमें मैं ऐड करने जा रहा हूँ कुछ अमाउंट ऑफ सॉल्ट को। जैसे मैंने मान लीजिए 1 टीस्पून सॉल्ट इसमें ऐड किया, तो वो क्या है, वो आराम से आसानी से इसके अंदर जाके घुल जाएगा। एक और चम्मच ऐड कर दिया तो वो भी इसमें घुल जाएगा, एक और चम्मच ऐड कर दिया वो भी घुल जाएगा। पर आप जैसे जैसे ऐड करते जाओगे वैसे वैसे वो अंदर घुलता जा रहा है। तो एक समय ऐसा आएगा कि उसके अंदर जो है वो जो सॉल्यूट है वो बहुत ज़्यादा हो जाएगा। और जो वो सॉल्यूट है अंदर, वो सॉल्यूट अब क्या करेगा, अब अगर ज़्यादा अमाउंट इसके अंदर आया तो वो जो डिजॉल्व्ड फॉर्म में है हमारा, जो अंदर जो घुल चुका है, वो वापस से क्या करेगा, वापस से सॉलिड होना स्टार्ट कर देगा। यानी कि हमारा सॉलिड जो है वो क्या हो रहा था, लिक्विड बन रहा था। यानी कि हमारा सॉलिड लिक्विड में डिसॉल्व हो रहा था। तो जब सॉलिड किसी लिक्विड में डिसॉल्व होता है तो उसको बोलते हैं डिसोल्यूशन। तो ये क्या है, डिसोल्यूशन प्रोसेस, डिसोल्यूशन। सही है। आपने ये पढ़ रखा होगा कि मान लीजिए ये NaCl था, तो NaCl को मैं ऐसे रिप्रेजेंट कर सकता हूँ, NaCl ऐसे रिप्रेजेंट करूंगा मैं, NaCl सॉलिड, और ये बन रहा है NaCl एक्वस। तो जब ये प्रोसेस हुई कि कोई सॉलिड किसी लिक्विड में, मान लीजिए पानी में मैंने अगर इसको मिलाया है तो पानी के लिए मैंने एक्वस लिख रखा है। तो डिसोल्यूशन प्रोसेस क्या है? तो डिसोल्यूशन प्रोसेस में सिंपली जो हमारा सॉलिड है, सॉलिड डिसॉल्व्स इन लिक्विड, सॉलिड डिसॉल्व्स इन लिक्विड, इसी को कहा जाएगा डिसोल्यूशन। अब देखिए, मैंने इसमें NaCl डालते जा रहा हूँ। अब मैंने कहा था कि एक समय ऐसा आएगा कि अंदर जो NaCl है वो क्या होगा, तो NaCl जो अंदर है वो वापस से सॉलिड होना स्टार्ट कर देगा। क्यों? क्योंकि अंदर अब और जगह ही नहीं है कि वो डिसॉल्व हो सके, क्योंकि मैंने टेम्परेचर को कांस्टेंट रखा है। तो एक पर्टिकुलर अमाउंट ही किसी भी सॉल्यूशन के अंदर डिसॉल्व हो पाएगा। वो जो पर्टिकुलर अमाउंट जिस प्रोसेस से सॉलिड लिक्विड में जा रहा है उसको बोलूँगा मैं डिसोल्यूशन। पर अगर ज़्यादा हो गया तो हमारा जो NaCl जो कि एक्वस फॉर्म में, यानी कि अंदर डिसॉल्व हो रखा था, वो वापस से क्या होगा, तो वो वापस से NaCl सॉलिड में कन्वर्ट होगा, NaCl सॉलिड में कन्वर्ट होगा और ये प्रोसेस होना स्टार्ट हो जाएगा। एक डिसॉल्व हो रहा था,
अब वही वापस क्या क्या हो रहा है, वापस से सॉलिड में आ रहा है। तो इस प्रोसेस को कहा जाएगा क्रिस्टलाइजेशन। क्रिस्टलाइजेशन, इस प्रोसेस को कहा जाएगा क्रिस्टलाइजेशन, जिसमें क्या हो रहा था, तो हमारा सॉल्यूट सॉल्यूट comes out solute comes out from liquid। तो ये दोनों साथ में हो रहा है, देखिए, क्योंकि हमने पर्टिकुलर अमाउंट डिसॉल्व कर दिया। अब डिसोल्यूशन के साथ क्या हो गया, तो डिसॉल्व होने के बाद बहुत ज्यादा अमाउंट है, तो वो क्या हो रहा है, तो डिसॉल्व भी हो रहा है और साथ साथ में वापस से सॉलिड भी हो रहा है। तो ये दोनों प्रोसेस साथ में चलना शुरू कर देगी, यानी कि NaCl सॉलिड एंड NaCl एक्वस, ये दोनों साथ में चलना स्टार्ट कर देगी। और यानी कि मैं ये कह सकता हूँ कि क्रिस्टलाइजेशन और क्रिस्टलाइजेशन डिसोल्यूशन प्रोसेस साथ में चलना स्टार्ट कर देगी। और दोनों का अगर रेट इक्वल हो गया, यानी कि दोनों का रेट इक्वल हो गया, तो जब रेट ऑफ क्रिस्टलाइजेशन इक्वल हो जाएगा रेट ऑफ डिसोल्यूशन के, तो उसी को हम कहेंगे सैचुरेटेड पॉइंट या फिर सैचुरेशन पॉइंट। सैचुरेशन पॉइंट सैचुरेशन सैचुरेशन पॉइंट सैचुरेशन पॉइंट मतलब कि क्या, रेट ऑफ क्रिस्टलाइजेशन इक्वल होगा रेट ऑफ डिसोल्यूशन के, यानी कि जिस स्पीड से वो डिसॉल्व हो रहा था उसी स्पीड से अब वो वापस सॉलिड में कन्वर्ट हो रहा है। ये कब हो रहा है, ये तब हो रहा है जब टेम्परेचर कांस्टेंट है, और टेम्परेचर कांस्टेंट रहने के साथ मैंने एक मैक्सिमम अमाउंट को वहां पे डाल रखा है। तो रेट ऑफ डिसोल्यूशन के ये इक्वल हो जाएगा, और जब ये इक्वल हो जाएगा उस टाइम का जो कंसंट्रेशन है उसी को हम सॉल्युबिलिटी कहेंगे। तो सॉल्युबिलिटी क्या हुआ, तो मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन एट कांस्टेंट सर्टेन टेम्परेचर। सही है। तो सॉल्युबिलिटी जो है, हमने सॉल्युबिलिटी की डेफिनेशन लिख दी। तो जो सॉल्युबिलिटी है वो दो तरह की, सॉल्युबिलिटी जो है हमारी वो दो तरह से हम डिफाइन करते हैं। एक होती है हमारी सॉल्युबिलिटी, जिसको SM से डिनोट किया जाता है, ये है हमारी मोलार सॉल्युबिलिटी। और एक होती है हमारी स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन, या फिर जिसको कहा जाता है सॉल्युबिलिटी ग्राम प्रति लीटर। समझ में आया नहीं, कि देखिए, सैचुरेशन पॉइंट यानी ऐसा पॉइंट जहां पे क्रिस्टलाइजेशन और डिसोल्यूशन एक हो जाए, यानी कि जिस स्पीड से आपने इतना अमाउंट डाल दिया है कि जिस स्पीड से अंदर डिसोल्व हो रहा था उसी स्पीड से अब वो बाहर आना शुरू हो गया है। तो उस पॉइंट पर हम जो जिस जिस मात्रा में सॉल्यूट घुला है उसी मात्रा को क्या कहेंगे, सॉल्युबिलिटी कहेंगे। वो दो तरह से डिनोट करते हैं, मोलार सॉल्युबिलिटी एंड स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन, या फिर उसको कहा जाता है सॉल्युबिलिटी ग्राम प्रति लीटर। अब समझिए, जो सैचुरेशन पॉइंट पर जिसमें मैक्सिमम सॉल्यूट डिसॉल्व है, ऐसे सॉल्यूशन को कहा जाएगा सैचुरेटेड सॉल्यूशन, और उस पॉइंट से पहले के सॉल्यूशन को कहा जाएगा अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन, और उस पॉइंट के बाद वाले सॉल्यूशन को कहा जाएगा सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन। तो जो हमारा जिस पॉइंट पर, यानी कि ये मान लीजिए ये सैचुरेटेड पॉइंट है, ये सैचुरेटेड पॉइंट, तो यहाँ पे जो सॉल्यूशन होगा वो होगा हमारा सैचुरेटेड सॉल्यूशन, और उससे कम वाले को बोलेंगे अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन,
अनसैचुरेटेड सोल्यूशन, और उससे ज़्यादा वाले को बोलेंगे सुपर सैचुरेटेड सोल्यूशन। सुपर सैचुरेटेड सोल्यूशन। तो ये हो गए हमारे सॉल्युबिलिटी। जब आपने अमाउंट डिसॉल्व किया है उसके अकॉर्डिंग सॉल्यूशन के 3 टाइप्स हो गए। यानी कि ये किसके अकॉर्डिंग, तो अकॉर्डिंग टू वेट ऑफ सॉल्यूट। यहाँ पे वेट कितना होगा, यहाँ पे वेट जो है वो उतना होगा जहाँ पे रेट ऑफ बोथ प्रोसेस इक्वल। यहाँ पे क्या होगा, डिसोल्यूशन का रेट ज़्यादा होगा क्रिस्टलाइजेशन से। ये पॉइंट यहाँ पे रेट ऑफ डिसोल्यूशन रेट ऑफ क्रिस्टलाइजेशन से ज़्यादा, और ये पॉइंट यहाँ पे रेट ऑफ क्रिस्टलाइजेशन ज़्यादा होगा किससे, रेट ऑफ डिसोल्यूशन से। सर समझ में नहीं आ रहा तो देखिए ध्यान से एकदम। मैं बोल रहा हूँ कि मैंने एक पर्टिकुलर सॉल्यूशन के अमाउंट में, पर्टिकुलर सॉल्यूशन के वॉल्यूम में मैंने सॉल्यूट डिसॉल्व किया। अब मैंने थोड़ा सॉल्यूट डिसॉल्व किया तो वो जो सॉल्यूशन है वो है अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। यानी कि उसके पास अभी और टेंडेंसी है कि वो क्या करे, वो अभी इसके पास टेंडेंसी है कि वो क्या कर सकता है, तो वो और सॉल्यूट को खुद में डिसॉल्व कर सकता है। तो ऐसे सॉल्यूशन को मैं बोलूँगा अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। अगर मैंने इतना सॉल्यूट इसमें डिसॉल्व कर दिया कि अब ज़्यादा सॉल्यूट इसके अंदर डिसॉल्व नहीं हो सकता पर्टिकुलर टेम्परेचर पर, तो जहाँ पे रेट ऑफ फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड इक्वल हो गया है उसी को मैं बोलूँगा सैचुरेटेड सॉल्यूशन। अगर मान लो किसी भी तरह से विदाउट टेम्परेचर चेंज या फिर विथ टेम्परेचर चेंज मैंने जो हमारा सॉल्यूशन है उसमें डिसॉल्व किया मोर अमाउंट ऑफ सॉल्यूट, तो अब जो हमारा सॉल्यूशन हो गया वो सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन हो गया। यहाँ पे क्या होगा, तो यहाँ पे रेट ऑफ बोथ प्रोसेसेस इक्वल है। यहाँ पे क्या होगा, रेट ऑफ डिसोल्यूशन ज्यादा है, यानी जितने डालोगे उतने जल्दी जल्दी वो डिसॉल्व होता जाएगा। यहाँ पे क्या है, रेट ऑफ क्रिस्टलाइजेशन ज्यादा है, यानी कि सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन वो सॉल्यूशन होते हैं जहाँ पे रेट ऑफ क्रिस्टलाइजेशन ज्यादा होते हैं। इसीलिए अगर आपको बोला जाए कि क्रिस्टल बनाने हैं तो क्रिस्टल बनाने के लिए हमेशा जो सॉल्यूशन यूज होता है वो होता है सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन। ये टेम्परेचर बढ़ा के किया जाता है। सैचुरेटेड सॉल्यूशन के बाद आप टेम्परेचर बढ़ा दोगे तो टेम्परेचर बढ़ाने के बाद जो सॉल्यूशन है उसमें और चीजें और सॉल्यूट डिसॉल्व हो पाएगा और उसी सॉल्यूशन को हम सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन कहेंगे। तो उस टाइम पर जो अमाउंट है, जो उस वॉल्यूम में जो हमने डिसॉल्व किया है उस वॉल्यूम में सॉल्यूशन के अंदर कितना अमाउंट है, कब, जब रेट ऑफ फॉरवर्ड और बैकवर्ड इक्वल हो गए, यानी सैचुरेशन पॉइंट पर, उसी को हम सॉल्युबिलिटी कहते हैं। सॉल्युबिलिटी जो है वो दो तरह का है, एक होता है मोलार सॉल्युबिलिटी, एक होता है सॉल्युबिलिटी ग्राम प्रति लीटर। सॉल्युबिलिटी, मोलार सॉल्युबिलिटी क्या है, तो देखिए, तो मोलार सॉल्युबिलिटी है Sm इज इक्वल टू मोल्स ऑफ सॉल्यूट, या फिर मैं लिख सकता हूं मैक्सिमम मोल्स ऑफ सॉल्यूट। यहाँ पे मैक्सिमम लिखना क्योंकि ये मैक्सिमम अमाउंट है। मैक्सिमम मोल्स ऑफ सॉल्यूट, मैक्सिमम मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन पर कौन सा सॉल्यूशन, सैचुरेटेड सॉल्यूशन, ये भी याद रखना, वॉल्यूम ऑफ सैचुरेटेड सॉल्यूशन पर वॉल्यूम ऑफ सैचुरेटेड सॉल्यूशन। सर तो ये तो मोलारिटी जैसा हुआ ना, एस एम इज इक्वल टू एन बी, यहाँ पे सिर्फ मैक्सिमम ज्यादा डिवाइड में वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन ही है, पर कौन सा सॉल्यूशन, सैचुरेटेड सॉल्यूशन। ये होगा भी लीटर के अंदर। तो ये तो सर मोलारिटी हो गई, इसीलिए तो इसको कहा जाता है मोलार सॉल्युबिलिटी। और याद रखना सैचुरेशन पॉइंट पर जहाँ पे रेट ऑफ डिसोल्यूशन रेट ऑफ क्रिस्टलाइजेशन के बराबर है, उस पॉइंट पर जो हमारी सॉल्युबिलिटी होगी, सॉल्युबिलिटी जो होगी
वो किसके इक्वल आएगी, वो इक्वल आएगी मोलारिटी के, वो इक्वल आएगी मोलारिटी के। ये किसके लिए है, सिर्फ सैचुरेटेड सॉल्यूशन के लिए है, ये सिर्फ सैचुरेटेड सॉल्यूशन के लिए है। कहाँ पे, वो भी सैचुरेशन पॉइंट पे। तो अब देखते हैं ये सॉल्युबिलिटी ग्राम प्रति लीटर, ये क्या हो गई, तो सॉल्युबिलिटी ग्राम प्रति लीटर हमने कर रखी है ऊपर। तो आप फिर से देख लीजिए, ये होता है मैक्सिमम वेट ऑफ सॉल्यूट, मैक्सिमम वेट ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सैचुरेटेड सॉल्यूशन, वॉल्यूम ऑफ सैचुरेटेड सॉल्यूशन। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो सर यहाँ तक तो समझ में आ गया। अब जो हमारी जो प्रोसेस है देखिए समझिए, तो हमारा जो सॉलिड जो डिसॉल्व हो रहा है लिक्विड में, ये जो सॉलिड है वो लिक्विड में डिसॉल्व हो रहा है सर। ये एक पॉइंट ऐसा आएगा जब आप डालते चले जाओगे, सॉलिड को डालते चले जाओगे, एक पॉइंट ऐसा आएगा कि उसका सॉलिड पार्ट, जिसको बोलूंगा मैं अनडिसॉल्व पोर्शन, अनडिसॉल्व पार्ट, अनडिसॉल्व पार्ट है उसका, और डिसॉल्व पार्ट है, डिसॉल्व पार्ट है उसका कंसंट्रेशन जो है वो स्टेडी हो जाएगा, यानी कि कंसंट्रेशन चेंज नहीं होगा। ये बिल्कुल वैसा ही खेल है जिसको मैं कहूँगा इक्विलिब्रिया में होता था, पर यहाँ पे जो इक्विलिब्रिया है वो फिजिकल इक्विलिब्रिया है, ये दिमाग में बिठा लेना। ये केमिकल इक्विलिब्रिया नहीं है, ये कौन सा इक्विलिब्रिया है, फिजिकल इक्विलिब्रिया। यहाँ पे दोनों का कंसंट्रेशन क्या हो जाएगा, रिमेन्स कांस्टेंट। अब टेम्परेचर अगर कांस्टेंट रहेगा तो ये क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा, बदलेगा नहीं। आप कितना भी सॉलिड ऐड कर लो, यहाँ पे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। तो आगे हम बात करते हैं सॉलिड। आप समझ गए सॉलिड लिक्विड में कैसे डिसॉल्व होता है। तो जब आप सॉलिड को डालते हो, ज्यादा डाल देते हो तो सैचुरेशन पॉइंट पे पहुंच जाता है। उससे कम वाले कौन सैचुरेटेड सॉल्यूशन, सैचुरेशन पॉइंट वाले को सैचुरेटेड सॉल्यूशन। उससे ज्यादा टेम्परेचर बदलने के बाद आप जो बनाओगे उसको बोलेंगे सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन। अब जो है ये किन चीजों पर डिपेंड करता है, तो फैक्टर्स अफेक्टिंग solubility of solid in liquid। तो solubility जो है सॉलिड की लिक्विड में किन किन चीजों पर डिपेंड करती है, तो नंबर 1 सबसे पहले टाइप्स ऑफ सल्यूट पर डिपेंड करती है। टाइप्स ऑफ सल्यूट, आपने ये बहुत बार ये लाइन सुनी होगी, लाइक डिसॉल्व्स लाइक, यानी कि जो एक जैसा है वो एक जैसे को डिसॉल्व करेगा। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब होता है कि आपका जो आपका आयोनिक टाइप सब्सटेंस है, आयोनिक सॉलिड जो है वो किस में सॉल्युबल ज़्यादा हो गए, तो ये सॉल्युबल हो गए पोलर सॉल्वेंट में, पोलर सॉल्वेंट में। ये किस में सॉल्युबल हो गए, पोलर सॉल्वेंट में। आयनिक सॉलिड में क्या होता है, तो चार्जेस होते हैं। पोलर सॉल्वेंट में भी क्या है, चार्ज सेपरेशन है, इसके पास डायपोल मोमेंट हम निकालते थे। तो पोलर सॉल्वेंट जो है वो आयनिक सॉलिड को बहुत ज़्यादा डिसॉल्व करेगा, यानी कि आयनिक सॉलिड की जो सॉल्युबिलिटी है, सॉल्युबिलिटी ज़्यादा होगी अगर वो डिसॉल्व किया जाए पोलर सॉल्वेंट में। उसी आयोनिक सॉलिड को अगर आप डिसॉल्व कराना चाहे नॉन पोलर सॉल्वेंट, यानी कि नॉन पोलर सॉल्वेंट जिसमें म्यू जो है डायपोल मोमेंट वो 0 के इक्वल है, यहाँ म्यू नॉट इक्वल टू 0 होता है, म्यू इज नॉट इक्वल टू 0। तो यहाँ पे जो है वो सॉल्युबिलिटी जो है हमारी डिक्रीज करेगी, सॉल्युबिलिटी डिक्रीज करेगी। उसी तरह से अगर मेरे पास कोवेलेंट सॉलिड है या कोवेलेंट कंपाउंड है, तो कोवेलेंट सॉलिड जो है वो ज़्यादा डिसॉल्व होगा नॉन पोलर सॉल्वेंट के अंदर। नॉन पोलर के अंदर म्यू इक्वल टू 0, सॉल्युबिलिटी क्या होगी, ज़्यादा होगी।
और जो हमारा कोवेलेंट सॉलिड है वो कम डिसॉल्व होगा किसमें, पोलर सॉल्वेंट में। इसी को कहा जाता है लाइक डिसॉल्व्स लाइक प्रिंसिपल, म्यू इज नॉट इक्वल टू 0। समझ में आया कि नहीं। कोवेलेंट सॉलिड जो है वो नॉन पोलर सॉल्वेंट में ज्यादा सॉल्युबल है, जो आयनिक सॉलिड है वो पोलर सॉल्वेंट में ज्यादा सॉल्युबल होते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेचर ऑफ सॉल्वेंट। नेचर ऑफ सॉल्वेंट, ये ऊपर का टॉपिक का ही सब टॉपिक में लिख सकता हूँ, नेचर ऑफ सॉल्वेंट। देखिए, तो यहाँ पे सिर्फ एक लाइन हम लिख सकते हैं कि मोर वैल्यू ऑफ डाया इलेक्ट्रिक कांस्टेंट डी मोर पोलर सॉल्वेंट। अगर किसी भी सॉल्वेंट का डाया इलेक्ट्रिक कांस्टेंट डी का वैल्यू ज़्यादा है तो वो जो हमारा सॉल्वेंट है वो ज़्यादा पोलर होगा, और वो अगर ज़्यादा पोलर हुआ तो वो मोर आयोनिक सॉलिड कैन बी डिसॉल्व्ड। आगे तो आपने ऊपर पढ़ रखा है हमारा कौन सा प्रिंसिपल, लाइक डिसॉल्व लाइक वाला। चलिए, तो ये हो गया नेचर ऑफ सॉल्वेंट। अब आगे बात करते हैं नेचर ऑफ टेम्परेचर। थर्ड इंपॉर्टेंट पॉइंट है हमारा थर्ड इंपॉर्टेंट पॉइंट है टेम्परेचर। देखिए, टेम्परेचर क्या इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मैं बोल रहा हूं कि जो हमारा डिसॉल्व्ड पोर्शन है और जो अनडिसॉल्व्ड पोर्शन है उसके बीच में आ रहा है क्या, इक्विलिब्रिया। कौन से वाला, फिजिकल इक्विलिब्रिया। तो अगर फिजिकल इक्विलिब्रिया हो या केमिकल इक्विलिब्रिया हो, हमारा ल शटेलियर प्रिंसिपल ऑलवेज वैलिड रहेगा। और अगर ल शटेलियर प्रिंसिपल ऑलवेज वैलिड रहेगा, यानी कि अगर डिसोल्यूशन ऑफ सॉलिड के लिए अगर डेल्टा एच नेगेटिव हुआ, यानी कि डिसोल्यूशन प्रोसेस हमारी एक्सोथर्मिक रही, तो टेम्परेचर बढ़ाने पर ये रिवर्स होगी, हो जाएगी। और अगर ये रिवर्स होगी मतलब कि सॉल्युबिलिटी जो है वो डिक्रीज करेगी, सॉल्युबिलिटी हमारी डिक्रीज कर जाएगी। टेम्परेचर कम करने पर सॉल्युबिलिटी क्या करेगी, इंक्रीज करेगी। टेम्परेचर कम करने पर सॉल्युबिलिटी इंक्रीज करेगी। वैसे ही अगर डिसोल्यूशन ऑफ सॉलिड एंडोथर्मिक रहा, यानी कि डेल्टा एच जिसके लिए पॉजिटिव आया, तो वो रिएक्शन को कहेंगे हम एंडोथर्मिक रिएक्शन। और ऐसे केस में टेम्परेचर बढ़ाने पर रिएक्शन जो है वो फॉरवर्ड जाएगी। ल सटेलियर में हम पढ़े रिएक्शन जो फॉरवर्ड जाएगी, यानी कि सॉल्युबिलिटी हमारी इंक्रीज करेगी। तो क्या सर सच में एक्सोथर्मिक भी होता है, एंडोथर्मिक भी होता है? जी बिल्कुल। आप सॉलिड को अगर डिसॉल्व करोगे तो कभी कभी जो है वो एक्सोथर्मिक भी हो सकता है, यानी कि हीट अंदर से बाहर आ रही होती है। यानी हमारे बीकर जो है जिसके अंदर हमने डिसॉल्व किया है वो गर्म हो सकता है, या कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि सॉलिड डिसॉल्व होने के बाद जो बीकर है वो कोल्ड होता जाता है। तो ये किसके लिए होता है, तो वो रिएक्शन एंडोथर्मिक होती है। टेम्परेचर बढ़ाने पर सॉल्युबिलिटी क्या होगी, बढ़ेगी, और टेम्परेचर घटाने पर सॉल्युबिलिटी भी क्या कर जाएगी, सॉल्युबिलिटी कम हो जाएगी।
तो ये हो गया टेम्परेचर का इफेक्ट। देखिए प्रेशर का इफेक्ट, प्रेशर, एनसीईआरटी कहता है प्रेशर डज नॉट इफेक्ट much more on the solubility of solid in liquid, of solid in liquid। यानी कि प्रेशर जो है वो बहुत ही कम इफेक्ट दिखाता है किस पर, सॉलिड की लिक्विड में सॉलिबिलिटी पर। इसका रीज़न क्या है, क्योंकि सॉलिड जो है वो हाईली इनकम्प्रेसिबल है, हाईली इनकम्प्रेसिबल है। चलिए अब बात करते हैं सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड, सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड। चलिए सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड में क्या होगा, तो देखिए अगर हमारे पास, मान लेते हैं कि हमारे पास एक कंटेनर है, कंटेनर के अंदर हमने कोई लिक्विड भर रखा है और जो उसकी लिक्विड जो है उसकी सरफेस पे कोई गैस है, तो गैस क्या होगी, ऑटोमेटिकली इसके अंदर डिसॉल्व होती रहेगी। गैस क्या होगी, इसके अंदर ऑटोमेटिकली डिसॉल्व होती रहेगी। क्यों, क्योंकि गैस पार्टिकल जो होंगे, गैस पार्टिकल आर इन मोशन, गैस पार्टिकल्स आर इन मोशन, वो हमेशा मोशन में होंगे, मतलब कि उनके पास हायर काइनेटिक एनर्जी होगी, हाई काइनेटिक एनर्जी। और हाई काइनेटिक एनर्जी मतलब कि टेम्परेचर भी क्या रहा होगा उनके पास, हाई रहा होगा। तो जब वो लिक्विड के कांटेक्ट में आएंगे तो वो क्या करेंगे, अपने जैसे ही कांटेक्ट में आएंगे तो थर्मल इक्विलिब्रिया के थ्रू हमारा जो गैस है जो T1 टेम्परेचर पर है वो थर्मल इक्विलिब्रिया के थ्रू लिक्विड को क्या करेगा, लिक्विड को जो हमारा T2 टेम्परेचर पर रखा है उसको हीट सप्लाई करेगा, यानी कि T1 से T2 की तरफ हीट जाएगी, यानी T1 ग्रेटर देन T2 है। तो उससे होगा क्या, जो गैस पार्टिकल्स है उनकी काइनेटिक एनर्जी कम होगी, और जैसे ही काइनेटिक एनर्जी कम हुई तो वो लिक्विड के अंदर जाकर ट्रैप हो जाएगी। और इस प्रोसेस में हुआ क्या, क्योंकि गैसेस ने अपनी एनर्जी लॉस्ट की, यानी कि जो प्रोसेस हुआ डिसोल्यूशन जिसमें गैस डिसॉल्व हुई, तो उसके लिए डेल्टा एच जो होगी वो क्या आएगी, नेगेटिव आएगी, फॉर डिसोल्यूशन ऑफ गैस इन लिक्विड। चलिए सर यहाँ तक तो समझ में आ गया कि जो गैसेस है वो काइनेटिक मोशन, जो काइनेटिक एनर्जी उसके पास ज़्यादा है, टेम्परेचर ज़्यादा है, जब लिक्विड के सरफेस पार्टिकल्स के जो कांटेक्ट में आएगी तो वो अपनी एनर्जी लॉस्ट करेगी, जो इन द फॉर्म ऑफ हीट रिलीज होगी, जिसको जैसे मतलब कि हम कह सकते हैं कि जो गैस लिक्विड में डिजोल्व होगी उसके लिए डेल्टा एच क्या रहेगी, नेगेटिव रहेगी। चलिए अब इस पर जो फैक्टर अफेक्ट करेंगे, तो अब ये गैस डिजोल्व कैसे हुई, तो मैंने बताया कि डिजोल्व वो अपने आप होगी, क्योंकि जैसे ही सरफेस पार्टिकल्स के कांटेक्ट में आएंगे गैस के पार्टिकल्स, वो अपनी एनर्जी लॉस करेंगे इस थर्मल इक्विलिब्रिया की वजह से, और वो अंदर ट्रैप होकर बैठ जाएंगे। तो ये जो है वो किन किन फैक्टर पर डिपेंड करती है, तो नंबर 1 फैक्टर्स अफेक्टिंग solubility of gas in liquid। तो इन पर गैस की लिक्विड में सॉल्युबिलिटी पर कितने फैक्टर अफेक्ट करते हैं। चलिए तो सबसे पहले बात करते हैं नेचर ऑफ
नेचर ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट, यानी जो चीज डिजोल्व हो रही है, हमारा सॉल्यूट क्या है अब गैस, सॉल्वेंट क्या है गैस, लिक्विड, यानी कि ये किस पर डिपेंड करेगी, नेचर ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट पर। तो लिखेंगे जनरली, जनरली more liquefiable gases, more liquefiable gases, fiable gases, more soluble, more soluble, यानी कि जो ज़्यादा लिक्विफाइबल है ऐसी गैसेस ज़्यादा सॉल्युबल होती है, सही है। और उसकी जो सॉल्युबिलिटी है, गैस की लिक्विड में जो सॉल्युबिलिटी है, वो एक स्पेशल टर्म से बताई जाती है, जिसको कहते हैं एब्जॉर्प्शन कोएफिशिएंट, expressed by absorption coefficient अल्फा, एब्जॉर्प्शन कोफिशिएंट अल्फा से दिखाई जाती है, सही है। तो अल्फा होता क्या है, तो देखिए अल्फा जो है वो इक्वल होता है v स्मॉल v डिवाइडेड बाय p इंटू v। तो एब्जॉर्प्शन कोफिशिएंट की डेफिनेशन क्या होती है, तो एब्जॉर्प्शन कोफिशिएंट जो है हमारा वो होता है वॉल्यूम ऑफ द गैस in ml that can be dissolved by 1 ml, that can be dissolved by 1 ml of a liquid solvent at the particular temperature and 1 atmospheric pressure, 1 atmospheric pressure। मुझे इसको डिफाइन करना है, तो मैंने सबको यूनिटरी मान लिया, जैसे वॉल्यूम, ये जो स्मॉल v है वो क्या है, तो जो स्मॉल v है जो हमारा, वो है हमारा वॉल्यूम ऑफ गैस, वो भी कौन से वाला, तो एसटीपी वाला, वॉल्यूम ऑफ गैस एसटीपी वाला। प्रेशर क्या है, एक्सटर्नल प्रेशर, वो भी कितना, 1 atm। और ये जो कैपिटल V है क्या है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट। तो ये आ गया हमारा अल्फा, जो डिफाइन करता है कि कोई भी गैस कितना डिसॉल्व होगी। तो हमारी नॉन पोलर गैसेस हैं, जैसे हीलियम, नियॉन, आर्गॉन, वो जो है वो लेस सॉल्युबल होगी वाटर में, लेस सॉल्युबल इन वाटर, क्योंकि ये क्या है, नॉन पोलर है और ये लिक्विफाइबल भी नहीं है ज़्यादा अच्छी। हमारी O2 जो गैस है वो ज़्यादा सॉल्युबल होगी N2 गैस से इन वाटर। O2 जो गैस है वो ज़्यादा सॉल्युबल होगी N2 से, किस में, वाटर में। और जो हमारी CO2 गैस इज हाईली सॉल्युबल, क्यों, क्योंकि
ये मोर लिक्विफाइबल है, इजीली लिक्विफाइबल है, इसका क्रिटिकल टेम्परेचर बहुत ही लो है। मोर लिक्विफाइबल, लिक्विफाइबल, टेम्परेचर, क्रिटिकल टेम्परेचर वेरी लो। ये गैसियस स्टेट में पढ़ते हैं हम। तो अगर आपको सॉल्युबिलिटी का ऑर्डर पूछा जाए, सॉल्युबिलिटी, तो आप बताओगे कि CO2 गैसेस, उसके बाद आएगी हमारे O2 N2 वाले, फिर उसके बाद हमारे आर्गॉन, नियॉन, हीलियम वगैरह। ये एक ब्रॉड आइडिया दे रहा हो, इसकी एक्चुअल सॉल्युबिलिटी आप कंपेयर कर लेना। ये तो सही है, पर इसकी सॉल्युबिलिटी आप कंपेयर कर लेना, ये सबसे ज़्यादा है। चलिए, ये हो गया सॉल्युबिलिटी का ऑर्डर। अब जो है गैसेस विच react with water is more soluble in water, more soluble, वो ज़्यादा soluble होगी। जो गैसेस रिएक्ट करेगी पानी के साथ वो ज़्यादा soluble होगी। चलिए कैसे, जैसे कि हमारी NH3 गैस हो गई, पानी के साथ रिएक्ट कर कर वो क्या करती है, वो बना देती है एमोनियम हाइड्रोक्साइड। ऐसे ही HCl गैस हो गई, HCl क्या करती है, तो HCl गैस पानी के साथ रिएक्ट कर कर बना देती है H3O प्लस Cl माइनस। एंड देन SO2 गैस हो गई, जो पानी के साथ रिएक्ट कर कर H2SO3 सल्फ्यूरस एसिड बनाती है। SO3 गैस हो गई, जो पानी के साथ रिएक्ट कर कर H2SO4 गैसेस बनाती है। तो ये हाईली सॉल्युबल है। क्यों? क्योंकि ये रिएक्ट करती है, हाईली सॉल्युबल है। सही है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट फैक्टर, फर्स्ट फैक्टर हमने कंप्लीट किया है, जो क्या था, नेचर ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। सॉल्वेंट का नेचर पोलर है, तो फिर पोलर गैसेस ज़्यादा डिजोल्व होगी। चलिए सेकंड बात करते हैं हम टेम्परेचर की। टेम्परेचर, देखिए टेम्परेचर में डिसोल्यूशन ऑफ गैस, डिसोल्यूशन ऑफ गैस इन लिक्विड, लिक्विड, ये जो है वो कौन सा फिनोमिना है, ये ऐसा फिनोमिना है जहाँ पे डेल्टा H जो है वो नेगेटिव आता है। तो ऐसे में टेम्परेचर बढ़ाओगे तो रिएक्शन फॉरवर्ड शिफ्ट होगी, सॉल्युबिलिटी जो है कम आएगी। टेम्परेचर कम करोगे, सॉल्युबिलिटी क्या आएगी, ज़्यादा आएगी। क्योंकि हमने ऊपर प्रूव किया ना, जो टेम्परेचर होगा, जो गैसेस होगी वो डिजोल्व जब होगी लिक्विड में, तो होगा क्या, तो डिजोल्व होते के साथ एनर्जी लॉस्ट करेगी इन द फॉर्म ऑफ हीट। वो जो फॉर्म ऑफ हीट है उसी को तो हम डेल्टा H ऑफ डिसोल्यूशन कहेंगे, वो क्या आता है, नेगेटिव आता है। तो इसीलिए हम क्या बोलेंगे कि इसीलिए हमारा जो टेम्परेचर है बढ़ाने पर सॉल्युबिलिटी जो है वो क्या होगी, कम होगी। सॉल्युबिलिटी क्या होगी, कम होगी। चलिए इसका बेस्ट एग्जांपल आपको मैं दे सकता हूँ। जैसे ही टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हो जाता है तो पानी में ऑक्सीजन जो गैस है वो कम घुलती है, और अगर पानी में ऑक्सीजन गैस कम घुलती है तो जो एक्वेटिक एनिमल्स हैं उनको सांस लेने में दिक्कत होती है। ऐसी चीज़ को हम कहते हैं, इस फिनोमिना को बोलते हैं थर्मल पॉल्यूशन। क्या बोलते हैं, थर्मल पॉल्यूशन। सही, आप गूगल जाकर कर सकते हो कि ये क्या होता है। चलिए आगे बात करते हैं हम प्रेशर, मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्टर जो अफेक्ट करता है, और यहीं हम पढ़ेंगे हेनरीज लॉ। यहीं हम पढ़ने वाले हैं हेनरी लॉ। क्योंकि गैसेस जो होती है वो हाईली कंप्रेसिबल होती है, इसीलिए गैस पर प्रेशर का बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल होता है। तो देखिए, तो जो प्रेशर है वो कैसे इफेक्ट करता है सॉल्युबिलिटी पर, वो जो है वो हेनरी नाम के एक वैज्ञानिक, एक साइंटिस्ट ने दिया था।
इसीलिए इसको हेनरीज लॉ कहा जाता है। तो हेनरीज लॉ हमें बताता है कि प्रेशर और सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड कैसे रिलेटेबल है। तो कहता है कि solubility of gas in a liquid is directly proportional to the pressure of gas the pressure of gas over the solution। ये बता रहा है कि सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस जो होगी किसी पर्टिकुलर वॉल्यूम ऑफ लिक्विड में, वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी। तो जो प्रेशर है, गैस का प्रेशर, वो उस सॉल्यूशन के ऊपर कितना है। देखिए, जब तक सॉल्वेंट और गैस अलग है तब तक तो सॉल्यूशन नहीं, पर जैसे जैसे आप प्रेशर बढ़ाते जाओगे वैसे वैसे वो सॉल्यूशन बनता जाएगा, क्योंकि गैसेस डिजोल्व होगी। इसीलिए यहाँ लिखा है प्रेशर ऑफ गैस ओवर द सॉल्यूशन। सही है, सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर ऑफ गैस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सॉल्युबिलिटी। चलिए, सॉल्युबिलिटी में ले रहा हूँ ग्राम पर लीटर वाली, सॉल्युबिलिटी ले रहा हूँ मैं ग्राम प्रति लीटर वाली, और मैं मानता हूँ 1 लीटर सोल्यूशन टेकन। तो जो हमारा प्रेशर हुआ वो किसके इक्वल आ गया, मास के इक्वल आ गया, मास ऑफ गैस के इक्वल आ गया। तो अगर मैं प्रोपोर्शनैलिटी साइन निकालूं तो यहाँ पे जो मास होगा इज इक्वल टू के पी लिखूंगा, के क्या है, हमारा प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट है। के डिफाइन क्या होगा, जब हम प्रेशर 1 ले लेंगे मास, तो प्रेशर अगर 1 ले लिया जाए तो जो मास होगा वो के इक्वल आ जाएगा। तो जो हमारा ये जो है के, वो डिपेंड करता है नेचर ऑफ सॉल्वेंट, नेचर ऑफ गैस एंड टेम्परेचर एंड यूनिट्स ऑफ प्रेशर। क्योंकि देखिए, अगर इफ प्रेशर इक्वल टू 1, तो m इज इक्वल टू के, एंड के जो है डिपेंड्स अपॉन नेचर ऑफ सॉल्यूट, नेचर ऑफ सॉल्वेंट, थर्ड नंबर टेम्परेचर, एंड फोर्थ नंबर यूनिट्स ऑफ प्रेशर। देखिए, समझ में आया हेनरी का लॉ क्या कह रहा है कि अगर किसी भी गैस की आपको किसी पर्टिकुलर सॉल्यूशन में सॉल्युबिलिटी निकालनी है तो वो किसके इक्वल आएगी, उस गैस का प्रेशर उस सॉल्यूशन के ऊपर कितना है उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आएगी। यानी कि जो गैस की सॉल्युबिलिटी है वो प्रोपोर्शनल होगी प्रेशर की ओवर द सॉल्यूशन। सही है। और जो ये प्रोपोर्शनैलिटी साइन निकालोगे तो एक कांस्टेंट आएगा के, जो डिपेंड करेगा नेचर ऑफ सॉल्यूट, नेचर ऑफ सॉल्वेंट, टेम्परेचर एंड यूनिट्स ऑफ प्रेशर पे। तो सॉल्युबिलिटी को मैंने क्या माना है, ग्राम प्रति लीटर वाली, यानी वॉल्यूम 1 लीटर सॉल्यूशन मान लिया, तो जो प्रेशर हो वो मास के इक्वल आ गया है। चलिए, अभी इसको ग्राफ से समझते हैं। देखिए, ग्राफ मैं ड्रॉ करता हूँ। ये जो इक्वेशन मैंने यहाँ लिखा है, अगर ये वॉल्यूम वापस लिख दूं तो ये इक्वेशन जो है वो ऐसे दिखेगा। हमारा जो प्रेशर है, प्रेशर इंटू के इज इक्वल टू हो जाएगा सॉल्युबिलिटी ग्राम प्रति लीटर। तो ये हो गया y इक्वल टू एम एक्स टाइप का ग्राफ। तो इसका ग्राफ अगर मैं ड्रॉ करूँगा तो ये कुछ इस तरह का दिखेगा। इस तरफ y पर होगी सॉल्युबिलिटी, और
एक्स जो होगी वो होगा हमारा प्रेशर। ये इक्वेशन y इक्वल टू एम एक्स की तरह है, तो ग्राफ जीरो से ओरिजिनेट करेगा। चलिए एक ये लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ, एक ये लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ। अब जो ये जो है थीटा, टेन थीटा, ये जो टेन थीटा है वो है ये थीटा वन जो है हमारा थीटा वन, और ये हमारा है थीटा टू। थीटा वन जो है वो है फॉर एन टू गैस के लिए, फॉर एन टू गैस। थीटा टू जो है वो है हमारा ओ टू गैस। तो यहाँ से क्या पता चला कि जो हमारी एन टू गैस है वो लेस सॉल्युबल है। सॉल्युबिलिटी एन टू गैस की क्या है, कम है। किससे? ओ टू गैस से। सॉल्युबिलिटी एन टू गैस की कम है ओ टू गैस से। चलिए अब ये जो ऊपर वाला रिलेशन है m डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू p, दो डिफरेंट गैसेस को मैं मिक्स कर रहा हूँ एक लीटर सॉल्यूशन के अंदर, तो m डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू p, तो दो डिफरेंट गैसेस, तो m1 डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू p1 और m2 जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा p2 के। तो ये हो जाएगा m1, इसको मैं इस तरफ लेके आऊँ, अपॉन में p1 इक्वल आएगा m2 अपॉन में p2 के। तो m1 को इस तरफ लाओ, p2 m1 m2 को इस तरफ लाओ, p1 को इस तरफ, तो ये हो जाएगा m1 अपॉन m2 इक्वल टू p1 अपॉन p2। तो यहाँ से अगर सॉलिबिलिटी ग्राम पर ml ग्राम पर लीटर दे रखी हो तो आप निकाल सकते हो दो डिफरेंट गैसेस के लिए डिफरेंट प्रेशर पर सॉलिबिलिटी आप किसी एक की निकाल सकते हैं, या फिर किसी का प्रेशर निकालने के लिए आपको कहा जा सकता है। तो ये हो गया हेनरीज लॉ। ये हमारा जो है वो एक्चुअल हेनरीज लॉ है जो सॉल्युबिलिटी के साथ डील करता है। पर हम जो है वो मान लीजिए मिक्सचर ऑफ गैसेस की बात करते हैं। फॉर मिक्सचर ऑफ गैस, यानी कि जो सरफेस है उस सरफेस पे मिक्सचर है गैसेस का, तो गैसियस मिक्सचर के लिए, यानी कि ये जो हमारी सरफेस जो थी ना उसमें मैंने मान लिया है यहाँ पे क्या है, बहुत सारी गैसेस है, यहाँ पे हमारा लिक्विड है और ऊपर बहुत सारी गैसेस है डिफरेंट डिफरेंट टाइप की। तो ऐसे केसेस में हम क्या करेंगे, हम कहेंगे कि हमारा जो हेनरीज लॉ है जो एनसीईआरटी ने बोला, ये किसके लिए है हेनरीज लॉ, मिक्सचर ऑफ गैसेस ओवर द सरफेस ऑफ द सॉल्यूशन। तो उसके लिए बोला मोल फ्रैक्शन ऑफ मोल फ्रैक्शन ऑफ मोल फ्रैक्शन ऑफ द गैस मोल फ्रैक्शन ऑफ द गैस इन अ सॉल्यूशन। अब ये बात कर रहा है इन द सॉल्यूशन। मोल फ्रैक्शन ऑफ द गैस इन अ सॉल्यूशन is directly proportional to the partial pressure to the partial pressure partial pressure of the gas over the solution। चलिए देखिए ये लॉ बदल गया। कैसे बदल गया, अब मैंने क्योंकि ले रखा है मिक्सचर और मिक्सचर के अंदर बहुत सारी गैसेस होगी। अब बहुत सारी गैसेस है, जैसे नाइट्रोजन हो गया तो उसका प्रेशर अलग होगा, ऑक्सीजन हो गया उसका प्रेशर अलग होगा, आर्गन हो गया तो मान लो उसका प्रेशर अलग होगा। इन लोगों का जो अलग इंडिविजुअल प्रेशर है इसी को कहते हैं पार्शियल प्रेशर। पार्शियल प्रेशर इन तीनों गैसेस को मिला दे, इन तीनों के प्रेशर को, वो प्रेशर इसकी सरफेस पर कितना है तो वो कहलाएगा टोटल प्रेशर। तो पार्शियल प्रेशर समझ गए, किसी भी गैस का इंडिविजुअल प्रेशर। तो किसी भी गैस के बारे में आप जानना चाहो कि वो अंदर कितनी डिजोल्व हुई, तो वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी उसी गैस के पार्शियल प्रेशर के,
उसी गैस के पार्शियल प्रेशर के, यानी कि काई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पी। फॉर एग्जाम्पल नाइट्रोजन के लिए बोलूँ तो काई नाइट टू इज इक्वल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू N2। चलिए ऐसे ही अगर मैं बोलूँ मोल फ्रैक्शन ऑफ O2 निकालो तो आप बोलोगे ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा प्रेशर ऑफ O2 गैस ओवर द सोल्यूशन। कौन से वाली? पार्शियल वाली, क्योंकि ये खुद की इंडिविजुअल है। वैसे ही मोल फ्रैक्शन ऑफ मैंने लिखा था आर्गोन, अंदर सॉल्यूशन में कितना होगा, तो वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा प्रेशर किसका? आर्गोन का। किसका? किस पर? तो इसकी सरफेस पर। तो ये हो गया प्रेशर, यानी कि मोल फ्रैक्शन काई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पी, पार्शियल प्रेशर पी। अब देखिए, तो अगर मैं यहाँ पे लिखूँ काई इज इक्वल टू, तो यहाँ पे मुझे लगाना पड़ेगा एक प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट के डैश पी, काई इज इक्वल टू के डैश पी। और ये जो काई इज इक्वल टू के डैश पी है, इस के डैश को इस तरफ लाओ तो ये हो गया हमारा काई अपॉन के डैश इज इक्वल टू पी, और ये हो गया 1 अपॉन के डैश इंटू में काई इज इक्वल टू पी। और ये 1 अपॉन काई को ही 1 अपॉन के डैश को ही कहा जाता है के एच। ये हो गया हमारा हेनरीज लॉ। P इज इक्वल टू ये P, ये 1 अपॉन के डैश इक्वल टू के एच, और ये काई तो 1 अपॉन के एच इंटू में काई। P इज इक्वल टू के एच इंटू में काई। ये हो गया हमारा हेनरीज लॉ। तो अब बात करते हैं के एच, हेनरीज कांस्टेंट के बारे में। हेनरीज कांस्टेंट, हेनरीज कांस्टेंट यूनिट जो है, हेनरीज कांस्टेंट के यूनिट क्या हो गए, तो सेम एज प्रेशर, तो सेम एज प्रेशर। फिर जो ये हमारा के एच हेनरीज कांस्टेंट है, हेनरीज कांस्टेंट है, वो करेगा डिपेंड 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 ऑन टेम्परेचर, टेम्परेचर पर डिपेंड करेगा। बाय इंक्रीजिंग टेम्परेचर के एच की वैल्यू भी क्या होगी, बढ़ती चली जाएगी। और जो सॉल्युबिलिटी है, सॉल्युबिलिटी क्या होगी, कम होती चली जाएगी। सॉल्युबिलिटी जो है वो कम होती चली जाएगी। सॉल्युबिलिटी जो है हमारी क्या होती चली जाएगी, कम होती चली जाएगी। अगर ये प्रेशर को 1 atm मान लो तो ये रिलेशन यहीं से आ जाएगा। देखिए प्रेशर इक्वल टू 1, तो प्रेशर इक्वल टू 1, तो ये हो गया 1 अपॉन में के एच इज इक्वल टू काई। तो इसकी वैल्यू अगर बढ़ेगी तो ऑब्वियसली इसकी वैल्यू क्या होगी, कम होगी। यानी कि टेम्परेचर अगर बढ़ेगा तो के एच की वैल्यू बढ़ेगी, और के एच की वैल्यू अगर बढ़ी तो सॉल्युबिलिटी जो है गैस की लिक्विड के अंदर क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी। चलिए तो अब एक ये जो रिलेशन हमारे पास आया है इसका ग्राफ प्लॉट कर लेते हैं। ये भी हमारा y इक्वल टू एम एक्स ही है, बस इस टाइम पर जो हमारा ग्राफ है वो थोड़ा सा बदल गया है। कैसे? तो इस टाइम हमारा जो y एक्सिस है वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, तो वो रिप्रेजेंट करेगा हमारे प्रेशर को, वो रिप्रेजेंट करेगा प्रेशर को। और जो हमारा x एक्सिस है वो रिप्रेजेंट करेगा मोल फ्रैक्शन को, रिप्रेजेंट करेगा मोल फ्रैक्शन को। और जो ग्राफ होगा वो यहाँ से ओरिजिनेट होगा, और जो इसका जो स्लोप है, यानी इसका स्लोप इज इक्वल टू टेन थीटा इज इक्वल टू के एच। इसका स्लोप जो है वो के एच के इक्वल आएगा। और देखिए तो ये हो गया हमारा हेनरीज लॉ। अब इसकी लिमिटेशंस भी पढ़ लेते हैं, नेक्स्ट लेक्चर में हम इसके एप्लीकेशन पढ़ेंगे। अभी हम सिर्फ पढ़ रहे हैं लिमिटेशंस ऑफ हेनरीज लॉ। लिमिटेशंस ऑफ हेनरीज लॉ।
तो फर्स्ट, द प्रेशर इज नॉट टू हाई, बहुत ज़्यादा प्रेशर नहीं होना चाहिए, तभी ये वैलिड है। यानी कि जो सरफेस पर जो प्रेशर है, पार्शियल प्रेशर जिसको हमने माना है, वो प्रेशर ज़्यादा नहीं होना चाहिए। टेम्परेचर जो है वो बढ़ने पर सॉलिबिलिटी कम होती है, पर टेम्परेचर जो है वो बहुत ज़्यादा कम नहीं होनी चाहिए, वरना सॉलिबिलिटी रहेगी नहीं, क्योंकि डेल्टा एच जो है वो नेगेटिव है। पर सॉलिबिलिटी अगर बहुत ज़्यादा कम हो जाएगी तो टेम्परेचर बहुत कम होगा तो सॉलिबिलिटी रहेगी नहीं। टेम्परेचर इज़ नॉट वेरी लो, बहुत ज़्यादा टेम्परेचर, बहुत कम टेम्परेचर पर हेनरीज लॉ वैलिड नहीं होगा। और थर्ड पॉइंट, द गैसेस डज नॉट रिएक्ट केमिकली। यानी कि अभी मैंने ऊपर लिखा था कि जैसे हमारी SO2 गैस हो गई, एमोनिया गैस हो गई, ये गैसेस रिएक्ट कर जाती, और रिएक्ट जब करेगी तो सॉलिबिलिटी जो है वो यूजुअली से ज़्यादा हाई आएगी, जितनी आनी चाहिए उससे बहुत ज़्यादा आएगी। इसीलिए हम हेनरीज लॉ को वहाँ पे एप्लीकेबल नहीं कर पाएगी। यानी हेनरीज लॉ से जो रिजल्ट आएगा वो बिल्कुल ही डिफरेंट होगा जो एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट हमारे पास आ रहा है उससे। तो यहाँ तक हम रखते हैं, आज इतने तक ख़त्म करते हैं। नेक्स्ट कल के लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं एप्लीकेशन ऑफ हेनरीज लॉ, और साथ में हेनरीज लॉ के एग्जाम्पल्स करने वाले हैं। चलिए, अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करिए, और कमेंट में अपनी राय ज़रूर बताएं।